एक कमरा था जहां अंधेरे में लड़कियां चमकती थीं। उनकी उंगलियां चमकती थीं, उनके होंठ चमकते थे, उनके कपड़े चमकते थे और वे हंसती थीं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह चमक उनकी मौत की रोशनी है। यह 1917 का अमेरिका है। न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर में एक कारखाना है, यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉरपोरेशन, और यहाँ काम करती हैं सैकड़ों युवा औरतें, जिनका काम है घड़ियों की सुइयों पर एक खास रंग लगाना, एक ऐसा रंग जो अंधेरे में जगमगाता है। रेडियम से बना रंग। उन्हें बताया गया था यह सुरक्षित है। लेकिन एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में बैठा है, क्या कंपनी को सच पता था? क्या वे जानते थे कि यह रोशनी दरअसल जहर है और उन्होंने चुप रहना चुना? इस सवाल का जवाब आएगा, लेकिन पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जिसमें ये लड़कियां जी रही थीं। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका के सैनिकों को रात के अंधेरे में घड़ियां पढ़नी थीं। रेडियम पेंट इसका जवाब था, एक चमत्कारी पदार्थ जो रात को भी दिखता था। यह काम था खतरनाक, लेकिन उस जमाने में इसे प्रतिष्ठित माना जाता था। तनख्वाह अच्छी थी, काम साफ सुथरा लगता था। ग्रेस फ्रायर 17 साल की थी जब उसने यहाँ काम शुरू किया। वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसमें एक असाधारण जिद थी। वह और उसकी सहेलियां एडना हसमैन, कैथरीन शॉब, अल्बिना लारिस और क्विंटा मैकडोनाल्ड हर सुबह इस कारखाने में आती थीं और घंटों तक बारीक ब्रश से सुइयों पर रंग भरती थीं। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। ब्रश के बाल रंग में डुबोने के बाद बिखर जाते थे। तो सुपरवाइजर्स ने उन्हें एक तरीका सिखाया, लिप डिप पेंट। होठों से ब्रश की नोक को पतला करो, रंग में डुबाओ और सुई पर लगाओ। दिन में दर्जनों बार, महीनों तक, सालों तक रेडियम सीधे उनके मुंह में जा रहा था। उन दिनों रेडियम को लेकर एक अजीब उत्साह था। मैरी क्यूरी ने इसे खोजा था और पूरी दुनिया इसे चमत्कारी मान रही थी। बाजार में रेडियम वाला टूथपेस्ट बिकता था, रेडियम वाला पानी, रेडियम वाली फेस क्रीम। लोग सोचते थे जो चीज इतनी चमकती है वह तो जीवनदायिनी होगी। कारखाने की लड़कियां भी यही मानती थीं। वे मजे में एक दूसरे के नाखूनों पर रेडियम पेंट लगाती थीं, अपने कपड़ों पर, अपने चेहरे पर, ताकि रात को घर जाते वक्त वे भूतों की तरह चमकें और लोग डरें। वे हंसती थीं। यह मासूमियत थी, और यह मासूमियत धीरे धीरे उनकी जान ले रही थी। पहले लक्षण आए तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। थकान, जोड़ों में दर्द, दांतों में तकलीफ। 1922 में मॉली मागिया, एक और डायल पेंटर के जबड़े में असहनीय दर्द शुरू हुआ। डॉक्टरों ने एक दांत निकाला, फिर दूसरा, फिर पूरा जबड़ा गलने लगा। जब डॉक्टर ने उसके जबड़े की हड्डी को छुआ तो वह उनके हाथ में टूट गई। वह उसी साल चल बसी। वह 24 साल की थी। कंपनी ने कहा सिफिलिस से मौत हुई। यह झूठ था, और यह पहला झूठ नहीं था। यही वह सवाल वापस आता है जो हमने शुरुआत में छोड़ा था, क्या कंपनी को सच पता था? जवाब है था।
1924 में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ ने कारखाने का दौरा किया और पाया कि वहां काम करने वाली औरतों में रेडियम जमा हो रहा है। रिपोर्ट बनाई गई, लेकिन वह रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। कंपनी ने उसे दबा दिया। इससे भी बड़ी बात, कारखाने के वैज्ञानिक और प्रबंधक खुद सुरक्षा उपकरण पहनते थे जब वे रेडियम के पास जाते थे, लेकिन लड़कियों को यह सुविधा नहीं दी गई। उन्हें बताया ही नहीं गया। यह लापरवाही नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। ग्रेस फ्रायर के दांत टूटने लगे। उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ता गया। 1925 तक वह ठीक से चल नहीं पाती थी। उसने डॉक्टर बदले, अस्पताल बदले, हर जगह यही बताया गया, हम नहीं जानते क्या हो रहा है। लेकिन ग्रेस जानती थी कि कहीं कुछ बहुत गलत है। उसने एक वकील ढूंढने की कोशिश की। यह आसान नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉरपोरेशन उस इलाके की सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनियों में से एक थी। वकील उनसे लड़ने को तैयार नहीं थे। 2 साल तक ग्रेस को कोई नहीं मिला जो उसका मामला लेने को राजी हो। 2 साल, जबकि उसका शरीर टूट रहा था। 1927 में आखिरकार वकील रेमंड बेरी ने यह मामला उठाया। ग्रेस के साथ 4 और महिलाएं जुड़ी, एडना हसमैन, कैथरीन शॉब, अल्बिना लारिस और क्विंटा मैकडोनल्ड। 5 ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉरपोरेशन पर मुकदमा दायर किया। अखबारों ने उन्हें नाम दिया द रेडियम गर्ल्स। लेकिन कंपनी ने एक चाल चली। न्यू जर्सी के कानून में एक सीमा थी, किसी बीमारी से हुए नुकसान का दावा 2 साल के भीतर करना होता था। कंपनी के वकीलों ने कहा, इन महिलाओं को बीमारी वर्षों पहले हुई, मुकदमा खारिज होना चाहिए। अगर यह दलील मान ली जाती तो 5 महिलाएं कुछ नहीं पा सकती थीं और कंपनी बच जाती। मामला अदालत में खींचने लगा। देरी पर देरी होती रही और इस बीच इन 5 महिलाओं का शरीर और कमजोर होता जा रहा था। ग्रेस फ्रायर अब ब्रेस पहनकर चलती थी। क्विंटा मैकडोनल्ड बिस्तर पर थी। कैथरीन शॉब की हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थीं कि वह हिलने से डरती थी। एक अखबारी रिपोर्टर, वॉल्टर लिपमैन नहीं बल्कि एक स्थानीय पत्रकार ने इनकी कहानी लिखी। और तब जो हुआ वह उस दौर में असामान्य था। पूरे अमेरिका का ध्यान इस मामले पर आ गया। अखबारों में तस्वीरें छपी। 5 औरतें जो कभी चमकती थीं, अब कुर्सियों और बिस्तरों पर टिकी थीं। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चीज अभी भी बची थी, जिद। सार्वजनिक दबाव इतना बड़ा हो गया कि कंपनी को झुकना पड़ा। 1928 में मामला अदालत के बाहर सुलझाया गया। 5 महिलाओं को एक मुश्त रकम मिली, $10,000 प्रत्येक को, साथ में सालाना पेंशन और उनके सारे चिकित्सा खर्च कंपनी उठाएगी जब तक वे जीवित हैं। यह न्याय था, अधूरा, देर से आया हुआ, लेकिन था। ग्रेस फ्रायर अदालत में खड़ी नहीं हो सकती थी। उसने बैठकर अपने वकील का हाथ थामे इस पल को महसूस किया। वह जीती थी किसी तरह, लेकिन यह सिर्फ 5 औरतों की जीत नहीं थी। इस मामले ने अमेरिका को झकझोर दिया।
पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यह सवाल उठा कि क्या कोई कंपनी जानबूझकर अपने कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा सकती है और कानून उन्हें बचाता रहे। जवाब नहीं हो सकता था। अगले दशकों में रेडियम गर्ल्स के मामले को बार बार साइट किया गया। 1938 में फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, पोशाक की नींद जिन विचारों पर रखी गई, उनमें इस मामले की छाप थी। वर्कप्लेस सेफ्टी कानूनों में यह कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है अपने कर्मचारियों को ज्ञात खतरों से बचाना। यह इन 5 औरतों की विरासत है। ग्रेस फ्रायर 1933 में चल बसी। वह उस सेटलमेंट के बाद कुछ साल जी पाई। वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन उसने जो लड़ाई लड़ी उसके नतीजे आज भी जिंदा हैं। हर उस नियम में, हर उस कानून में जो किसी काम करने वाले इंसान को यह अधिकार देता है कि उसका मालिक उसे खतरे में नहीं डाल सकता। रेडियम की वह चमक बुझ गई, लेकिन उन लड़कियों की कहानी की रोशनी आज भी है। एक बात और, उन कारखाने की इमारतों में आज भी दशकों बाद जमीन में रेडियम मिलता है। वह जगह अभी भी कंटामिनेटेड है। वह चमक अभी भी है जमीन के भीतर, पत्थरों में, मिट्टी में। कुछ चीजें बुझती नहीं। और शायद यही इस कहानी की सबसे गहरी बात है कि जो इंसान सच के लिए लड़ता है उसकी रोशनी भी नहीं बुझती। ग्रेस फ्रायर ने अपना नाम इतिहास में नहीं लिखा। उसने सिर्फ न्याय मांगा, लेकिन उस मांग ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी जिनसे वह कभी नहीं मिली। यह है असली विरासत। अगर आप ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं जो इतिहास की परतों को धीरे धीरे खोलती हैं, तो चैनल पर बने रहिए।